प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम काफ़ी करते हैं और आप सभी इस बारे में जानते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है जिससे कि समाज का संपूर्ण विकास हो सके, क्योंकि समाज महिलाओं और पुरुषों दोनों का बना हुआ है और राज्य की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः समाज के स्थिर विकास को यदि हम करना चाहते हैं तो दोनों की ही भागीदारी इसमें आवश्यक है। महिलाओं का विकास भी आवश्यक है और पुरुषों का विकास भी आवश्यक है। और इसी तरह से यदि आधी जनसंख्या विकास में अपनी हिस्सेदारी नहीं करती है, कोई कार्य नहीं करती है, सक्रिय नहीं रहती है, तो भी स्थिर विकास संभव नहीं हो सकता है। तो महिलाओं की समान भागीदारी और सक्रियता ये समाज के विकास के लिए आवश्यक है और इसीलिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है और इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि महिलाएं, जैसा हमने देखा था जब हम राजस्थान में साक्षरता का अध्ययन कर रहे थे, तो इस दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई हमने देखी थी। संपूर्ण भारत में भी और राजस्थान में भी महिलाओं की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। उनका सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है और इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण स्थिर विकास प्रदान कर सकता है और उस पर सरकार जोर देती है। अब इसमें से वास्तविक सशक्तिकरण का अर्थ भी जानना जब जरूरी है। कब होगा महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण? न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में, विधानसभाओं और संसद इत्यादि में उनके रिप्रेजेंटेशन से यह हो जाएगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना, यही उनकी वास्तविक सशक्तिकरण को दिशा देगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षण व पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए उनको सुरक्षा देने की समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। उनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी है और जब वे विभिन्न परेशानियों के द्वारा पीड़ित होती हैं तो उनको पुनर्स्थापित करना भी सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है। और इसी के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलाती है और उन्हें लागू करती है। पहला है महिला विकास कार्यक्रम। क्या उद्देश्य है महिला विकास कार्यक्रम का? महिला विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकार जो उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है उनका अधिकतम लाभ लेने हेतु उन्हें सशक्त बनाना, इसके उन्हें लायक बनाना कि वे लाभ ले सकें। न सिर्फ वो जागरूक हो जाए बल्कि उनमें इतनी हिम्मत आए, इतनी निर्णय की शक्ति आए, इतना उनको सुरक्षा संबल मिले जिससे कि वो उनका लाभ भी कार्यक्रमों का ले सके। समाज की भागीदारी इसमें बहुत अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब यहाँ आत्मनिर्भरता का जहाँ तक प्रश्न उठता है तो इसका क्या तात्पर्य है? हम सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भरता पर ही निर्भर है और आत्मनिर्भर शब्द इस तरीके से थोड़ा सा
कन्फ्यूजन पैदा करता है कि आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है। जैसा हमने देखा था, अनेक बार महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस स्थिति में उन्हें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता हो जाती है। तो उनके अंदर ये काबिलियत विकसित करने की आवश्यकता होती है जिससे वे ऐसी स्थिति में किसी पर बोझ ना बने, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें। इस प्रकार से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वो किसी पर बोझ ना बने। यदि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो वे आत्मनिर्भर बन सकें, सम्मान से जी सकें, आत्मसम्मान से जी सकें। इसके लिए आवश्यक अधिकारों और भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य इस कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। और राज्य में जो महिलाएं हैं, उनकी इस चीज़ में सहायता करने के लिए साथिन कार्य कर रही हैं। अर्थात महिला सशक्तिकरण के काम में सरकार की ओर से जो नौकरी दी गई है, जिनको जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो है साथिन। साथिन का कार्य क्या होता है? यह न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य करती हैं, मतलब एक ब्रिज का कार्य करती हैं दोनों के बीच में। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी महिलाओं को देती हैं और उनको उनका लाभ अधिकतम लेने के लिए भी उनकी सहायता करती हैं, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत करना भी साथिन का कार्य है। जैसा हमने पहले बात की थी कि महिलाएं लिटरेसी में बहुत पीछे हैं, साक्षरता में बहुत पीछे हैं, और इसलिए उनको अपने मूलभूत अधिकारों, नागरिक अधिकारों या सरकार द्वारा विशेष तौर से महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वे माताएं होती हैं, जन्म से ही उनका जो स्वरूप होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो माताओं के हिसाब से ही कोमल बनाया हुआ होता है प्रकृति के द्वारा, और उन्हें कई चीज़ों में अपने जो विभिन्न परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से जो उनके विशिष्ट अधिकार हैं या नागरिकों के रूप में जो उनके अधिकार हैं, उनके प्रति वे कैसे जानेंगी यदि वे साक्षर ही नहीं हैं, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो यह कार्य करना भी साथिन का ही कार्य है। साथिन की आवश्यकता ऐसी बुराइयों एवं ऐसी परिस्थितियों के प्रति जिनमें महिलाएं बहुधा अपने आप को परेशान, शोषित एवं पीड़ित पाती हैं, के विरुद्ध वातावरण निर्माण करने के लिए भी है। समाज में यदि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं को परेशान करते हैं या किसी तरह से वो शोषित होती हैं, शोषण किया जाता है उनका, या पीड़ित होती है किसी तरीके से, तो ये चीज़ किस तरह से ठीक हो, समाज में वातावरण किस तरह से सही किया जाए, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, ये कार्य भी साथिनों को सौंपा गया है कि वे इसके विरुद्ध एक वातावरण तैयार करें कि लोग सभी जागरूक हों और इस प्रकार के जो समाज के अंग हैं उनके खिलाफ उठ खड़े हों और उनसे लोहा लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। इस तरह से चयन की प्रक्रिया जो है वो ग्रामीणों को साथ लेकर की जाती है। वर्तमान में राज्य में 8,472 साथी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए कार्यरत हैं। 8,472 साथिन का मानदेय 3,300 प्रतिमाह था, जो बढ़ाकर 3,500 प्रतिमाह किया गया है। वार्षिक योजना 2019-20 में 4,065.01 लाख रुपए
के संशोधित प्रावधान के विरुद्ध माह दिसंबर 2019 तक 2701.67 लाख रुपए इस पर व्यय किए जा चुके हैं। तो अभी काफ़ी व्यय करना इसमें बाकी है। इसके अतिरिक्त एक योजना है सामूहिक विवाह हेतु अनुदान या सामूहिक विवाह योजना। लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बाल विवाह, दहेज प्रथा और व्यक्तिगत विवाहों में बहुत अधिक खर्च किया जाता है। ये बड़ी समस्याएं हैं जो लोगों में जागरूकता न होने के कारण समाज में व्याप्त हैं और इससे महिला पुरुष दोनों को ही हानि उठानी पड़ती है, पूरे परिवार को हानि उठानी पड़ती है, न कि सिर्फ महिलाओं को हानि उठानी पड़ती है, पूरा समाज इससे पीड़ित होता है। तो इसके लिए सामूहिक विवाह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके लिए अनुदान या सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 18,000 प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 15,000 की राशि वधू को और 3,000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं। तो इस प्रकार वधू की जो आवश्यकताएं हैं, जो कि उसे विवाह के समय ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दूसरे घर में जा रही होती है जहाँ पर एकदम से उसको सभी चीज़ें मुहैया अगर नहीं होती हैं तो वो किसी पर आत्मनिर्भर न हो और उसे कोई परेशानियाँ ना आए, इसलिए वधू को 15,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है और आयोजनकर्ता को 3,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे कि जो परिवार हैं उनकी बचत हो सके और कम खर्चे में विवाह संभव हो जाते हैं। गैर पोषण किशोरियों के लिए योजनाएं चालू की गई हैं। इस योजना का लक्ष्य स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को पुनः औपचारिक स्कूली शिक्षा या गैर पोषण घटक के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना है। जैसा हमने पहले देखा था बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत कि बहुत सी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, 11 से 14 वर्ष तक की ऐसी किशोरियों को पुनः औपचारिक स्कूल की शिक्षा मिले। अगर उनका स्कूल छूट गया है तो उन्हें वापस से स्कूल की शिक्षा प्राप्त हो सके और गैर पोषण अर्थात जो उनके न्यूट्रिशन या पोषण के लिए खर्चा है उसके अतिरिक्त ये खर्चा सरकार द्वारा किए जाता है, जिससे कि वे कौशल प्रशिक्षण का प्राप्त कर सकें, कुछ ऐसी स्किल सीख सकें, कोई ऐसा कौशल सीख सकें जिससे कि वे कुछ कमा सकें, आर्थिक रूप से परिवार को योगदान दे सकें, स्वयं के लिए सशक्तिकरण के लिए कुछ कर सकें, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और इस तरह से समाज में आर्थिक रूप से भागीदार बने। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना है। गैर पोषण घटक के अंतर्गत अन्य सेवाएं हैं आयरन फोलिक एसिड पूरकता, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए परामर्श और मार्गदर्शन, अर्थात सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन तक कैसे पहुँचे हो इसका परामर्श भी इन किशोरियों को दिया जाता है। उनमें बहुधा खून की कमी पाई जाती है, उसके लिए आयरन फोलिक एसिड की पूरकता और उनकी समय पर स्वास्थ्य की जांच, क्योंकि उनको माताएं बनना होता है और यदि वे स्वस्थ नहीं रहेंगी तो शिशु भी स्वस्थ नहीं रहेगा, इसलिए उनके पोषण और स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा देना ये बहुत अधिक आवश्यक है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं से प्राप्त बेसलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या 1,73,591 थी, जो वर्ष 2019-20 दिसंबर 2019 तक के दौरान घटकर आधी ही रह गई। 1 लाख से भी आधी है, मतलब
और भी कम है, बहुत अधिक घट गई है ये संख्या। वैसे हमने दिसंबर तक के ही आंकड़े हैं क्योंकि हमारे पास, क्योंकि उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो इसलिए पूरी तरह से तो इसे इतना कम नहीं कहा जा सकता है। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नवंबर और दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम तब तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जबकि इसको करने वालों को प्रशिक्षित न किया जाए। अगला है महिला संरक्षण। महिलाओं के संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक विशिष्ट महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र MSSK योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित बजट 110 लाख रुपए है, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2019 तक 63 लाख रुपए का व्यय किया गया है। सभी 40 MSSK से प्राप्त 72,133 प्रकरण में से 63,170 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा एवं उनको सलाह से संबंधित 40 केंद्र हैं और बहुत सारे प्रकरण इसमें दर्ज हुए हैं, अर्थात इसमें महिलाओं की आवश्यकता बहुत अधिक है, परंतु इसका निस्तारण भी किया जा रहा है। अन्य गतिविधियां जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो है 24 घंटे महिला हेल्पलाइन। महिलाओं को कोई भी परेशानियां हो तो उसके लिए यह है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें महिलाओं को घर के अंदर जो विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है सबसे अधिक असुरक्षा घरों के अंदर महिलाओं को रहती है और उससे संरक्षित करने के लिए, उससे सुरक्षा उन्हें प्रदान करने के लिए 2005 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसका कि पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से जब महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में कदम रखती हैं तो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का कई बार उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत अधिक होता है और किसी भी तरह से लोग आगे निकलना चाहते हैं। तो महिलाओं को, जो कि वास्तव में तो माताएं हैं और इसीलिए वो उनका शारीरिक संरचना जैसी है वो है, परंतु इस चीज़ का बहाना ले लेते हैं लोग कि किस तरह से उनको कमज़ोर मानकर या उनके जो विनम्रता और कोमलता प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसका गलत अर्थ निकालकर और उनका लैंगिक उत्पीड़न भी किया जाता है। और इसको सरकार ने बहुत सीरियसली लिया है और 2013 में इसके लिए लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम और सुधार से संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इसी तरह से गाँवों में डायन के रूप में प्रताड़ित की जाती है महिलाएं, तो डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम ये बनाए गए 2015 और 2016 में। इसी तरह से अपराजिता सखी वन स्टॉप सेंटर है जो सभी तरीके की परेशानियों के लिए एक ही जगह पर हल निकालता है। जिला महिला सहायता समिति की भी स्थापना की गई है और ये कार्यरत है। जेंडर प्रकोष्ठ, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक शब्द जो सामने आता है वो है जेंडर। जेंडर का क्या तात्पर्य है? एक तो शब्द आप देखते हैं लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग हम जानते हैं। जेंडर इसी से संबंधित थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जेंडर का तात्पर्य है कि किस तरह से समाज के अंदर महिला और पुरुष या लिंग, दोनों लिंग जो हैं उनमें अंतर होने के कारण सामाजिक ताने बाने में जो अंतर आ जाता है, जिससे कि कुछ
परेशानियां महिलाओं को उठानी पड़ती हैं या स्त्रीलिंग को उठानी पड़ती हैं और कुछ परेशानियां पुल्लिंग से संबंधित हो जाती हैं। तो इस तरह से दोनों ही स्थिति में जो परेशानियां होती हैं उनका हल निकालने का कार्य जेंडर सेंसिटाइजेशन या संवेदनशीलता के अंतर्गत किया जाता है कि जेंडर के जो बेस्ड जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल किया जाए। और ज़्यादा समस्याएं इस स्थिति में भी जैसा हम जानते हैं महिलाओं को ही उठानी पड़ती हैं। तो ये जेंडर प्रकोष्ठ जो है ये बजट के अंदर एक प्रावधान है और बजट के अंदर इसके लिए आवंटित किया गया है और इसके अंदर जेंडर की अवधारणा को ये ध्यान रखा जाए कि जेंडर के अंतर होने की वजह से भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उस जेंडर की अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु ये गठित किया गया है और विभिन्न विभागों के बजट की जेंडर के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है ये प्रकोष्ठ कि विभिन्न विभागों में जेंडर के अनुसार सभी चीज़ें सुलभ कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं, जिसमें जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर संवेदी बजट, जेंडर आधारित आंकड़े, जेंडर बजट स्टेटमेंट की अवधारणा को विकसित करने हेतु राज्य में सभी जिला स्तरों पर आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं। अभी ये स्टार्टिंग स्टेज में ही है और इसलिए कार्यशालाओं द्वारा इसके प्रति ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बजट, आंकड़े, बजट की स्टेटमेंट और जेंडर संवेदनशीलता को एक साथ शामिल किया जाए। वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 10 जिलों में जेंडर बजट पर कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनका कुल बजट 1.5 लाख रुपए है। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं उनको सम्मानित व पुरस्कृत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जैसे हमने देखा था जब हमने लिंग आधारित जो लिंगानुपात है उसका अध्ययन किया था और बालिकाओं के लिंगानुपात का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि बालिकाओं का लिंगानुपात बहुत नीचा है और भ्रूण हत्या इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को जो पोषण मिलना चाहिए, जो केयर उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है और इस तरह से बालिका के संरक्षण की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो व्यक्ति और संस्थाएं कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और सरकार ने उनको सम्मानित व पुरस्कृत करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसे कहते हैं गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। यदि बालिकाएं संरक्षित नहीं होंगी तो समाज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की होगी तो ही बैलेंस बना रहेगा और तभी समाज आगे चल सकता है, सृष्टि आगे चल सकती है। जो ये नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, बालिकाओं के प्रति हिंसा और शोषण करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ आर्थिक ही है और जो बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं हैं, वो क्योंकि अभी आर्थिक रूप से निर्भर हैं तो उनको किसी भी तरह से दबाया जा सकता है, उन पर किसी तरह की शोषण किया जा सकता है, हिंसा की जा सकती है। और बालिकाओं को दहेज इत्यादि और सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके कारण समाज जागरूकता लाने की बजाय हिंसा और शोषण का सहायता लेने लग जाता है। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे संगठनों को पहचानना जो कि इनकी हिंसा और शोषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत और प्रेरित करना है।
ये और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और बालिकाओं के प्रति जो हिंसा और उनका जो शोषण है उसको रोकें। और इसीलिए इंसेंटिव सरकार द्वारा दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे कि और भी लोग इसमें आगे आएं और इस एरिया में काम करें। इस योजना को पूरे राज्य में गरिमा बालिका सुरक्षा और सम्मान योजना 2016 के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के तहत पुरस्कार 2 स्तरों पर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत पुरस्कार और संस्थागत पुरस्कार। हर वर्ष 24 जनवरी को राज्य स्तर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पुरस्कार स्वरूप व्यक्ति या संस्था को नकद 25,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में 3 संस्थागत और 6 व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है? राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। सकारात्मक दृष्टिकोण, लोग बालिकाओं के महत्व को समझें। स्वास्थ्य और शिक्षा, उनके वो स्वस्थ रहें और शिक्षित हो, इसके महत्व को समझें। और इसीलिए प्रारंभ की गई है राजश्री योजना। ये समाज का भविष्य है और इसलिए उनका स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी तो समाज विकास करेगा, देश विकास करेगा। यह एक प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की उम्मीद करती है। अब यहाँ पे लैंगिक समानता जो शब्द काम में लिया गया है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है कि इसका मतलब क्या है। लैंगिक समानता का मतलब क्या है? 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों अलग अलग हैं, दोनों समान कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब क्या है लैंगिक समानता? इसका मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समानता, ना कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। अगर स्त्रीलिंग जो है वो माँ बनते हैं, पुल्लिंग पिता बनते हैं, तो ये समानता यही रहेगी कि माँ का फर्ज है वैसे ही पिता का भी फर्ज है। इस तरह नहीं होगी कि पुरुष भी माँ बनने लग जाएं और माताएं भी पिता बनने लग जाएं। लैंगिक समानता का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वे दोनों ही समान रूप से, माता और पिता दोनों रूप से समान रूप से बालक का पालन पोषण करें। इसी तरह से अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों में भी लैंगिक समानता का मतलब यही है कि महिलाएं भी शिक्षित हो, पुरुष भी शिक्षित हो, महिलाएं भी स्वस्थ हो, पुरुष भी स्वस्थ हो, महिलाएं भी कुशलता कार्य कौशल हो, उनके अंदर आत्मनिर्भर हो सके और आर्थिक रूप से समाज में और राष्ट्र में और परिवार में योगदान दें, और पुरुष भी योगदान दें। सभी कार्य जो हैं वो महिलाएं भी करें और पुरुष भी करें। ऐसा नहीं कि भाई महिलाएं जो हैं वो तो घर में ही रहें और बच्चों का पालन पोषण करें, और पुरुष जो है वो बाहर का ही कार्य करें और बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। बच्चे को दोनों की आवश्यकता होती है, माता की भी आवश्यकता होती है और पिता की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ माता के पालने से भी बच्चे पूरे नहीं पलते हैं और ना पिता के पालने से पलते हैं। दोनों का इसमें योगदान होना आवश्यक है। तो इस तरह से घर में भी रोल होता है पुल्लिंग का भी, और बाहर भी रोल होता है स्त्रीलिंग का भी। तो ये ब्रॉड व्यू है एक लैंगिक समानता का। 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसमें वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक संरक्षण को
6 किश्तों में कुल राशि 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। 16.18 लाख बालिकाएं को प्रथम किश्त और 9.23 लाख बालिकाओं को द्वितीय किश्त के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। क्योंकि ये 6 किश्तों में दी जाती हैं तो इसलिए एक साथ ही 50,000 रुपये नहीं दिए जाते बल्कि किश्तों में दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसंबर 2019 तक बजट प्रावधान 299.48 करोड़ के विरुद्ध 99.83 करोड़ का व्यय किया गया है। तो अभी काफ़ी करना इसमें बाकी है। 299 अर्थात 300 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें अभी तक किया गया है। इस प्रकार प्रथम भाग में हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे दूसरे भाग के अंदर। इस भाग में हम अपने विमर्श को यहीं विराम लगाते हैं। धन्यवाद।